बदलते भारत की शान। पृथ्वी, हैरत अंगेज किस्मों के जीवों का आवास। लाखों तरह की वनस्पतियां, कीट और पक्षियों का घर। हो रहा जलवायु परिवर्तन हम सभी के लिए चुनौती बन गया है। ऐसे में भारत ने जन आंदोलन से प्रकृति की तरफ एक कदम उठाया। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पंजाब में बड़े प्रदर्शन की तैयारी में किसान। 10 मार्च को आप विधायकों के घर के आगे धरना देने का फैसला। 15 तारीख को मुख्यमंत्री भगवंत मान को खुली बहस की चुनौती। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत गन्ना उत्पादक किसानों को खेती के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों का वितरण। हरियाणा सरकार ने किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए लिया बड़ा फैसला। फसलों के प्रति एकड़ औसत उत्पादन की बढ़ाई सीमा। रबी सीजन वर्ष 2024-25 में लगाई गई फसलों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला। और अब समाचार विस्तार से। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत हिंदुस्तान बायोफ्यूल सुगोली के गन्ना उत्पादक किसानों के बीच गन्ने की खेती के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों का वितरण किया गया। वितरण कैंप का आयोजन सुगोली चीनी मिल के परिसर में किया गया। इस दौरान किसानों को खूंटी प्रबंधन यंत्र, शुगर केन कटर प्लांटर, सेट ट्रीटमेंट डिवाइस, इंडियन ऑपरेटेड पावर स्प्रे, ट्रैक्टर ऑपरेटेड पावर स्प्रे, ट्रैक्टर ऑपरेटेड रेजर आदि उपयोगी कृषि यंत्रों का वितरण किसानों के बीच किया गया। मौके पर गन्ना उद्योग विभाग पटना के संयुक्त ईखायुक्त जयप्रकाश नारायण सिंह एवं सहायक निदेशक ईख विकास मोतिहारी वेदव्रत कुमार, सुगोली चीनी मिल के उप महाप्रबंधक गन्ना शैलेंद्र कुमार मिश्र, उप गन्ना प्रबंधक संजीव कुमार सहित चीनी मिल के अन्य अधिकारी व सैकड़ों की संख्या में गन्ना उत्पादक किसान उपस्थित रहे। सरकार द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने एवं उनकी फसलों का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए कई फैसले लिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए फसलों के प्रति एकड़ औसत उत्पादन की सीमा में बढ़ोतरी की है। सरकार ने यह फैसला रबी सीजन वर्ष 2024-25 में लगाई गई फसलों के लिए लिया गया है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा जो प्रति एकड़ संभावित उत्पादन से अधिक पैदावार होने के कारण अपनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर बेच नहीं पाते थे। राज्य सरकार के किसानों की समस्या को देखते हुए प्रति एकड़ संभावित उत्पादन की सीमा का अध्ययन करने हेतु कमेटी का गठन किया था। कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों को मुख्यमंत्री ने मंजूरी देते हुए प्रति एकड़ औसत उत्पादन की सीमा को तय किया है। यह निर्णय रबी खरीद सीजन 2025-26 में प्रभावी होगा। पंजाब के किसान बड़े प्रदर्शन की तैयारी में हैं। लुधियाना में कल संयुक्त किसान मोर्चे की आपात बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किल और बढ़ सकती है। किसान नेता हरविंदर सिंह लखोवाल ने कहा है कि 10 मार्च को आम आदमी पार्टी के विधायकों के घरों के बाहर सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक धरना दिया जाएगा। किसानों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को 15 मार्च को खुली बहस की चुनौती भी दी है। इस बहस में 5 किसान बैठकें और साबित करेंगे कि किसानों की मांग पंजाब की सरकार से ही संबंधित है। इसके बाद सरकार का रुख देखते हुए बड़े विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई जाएगी।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और किसानों के बीच शुरू हुई तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों ने चंडीगढ़ जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने बलपूर्वक रोक लिया, जिसके बाद चंडीगढ़ के रास्तों पर किसान बैठ गए हैं और वहीं धरना शुरू हो गया है। सीएम मान किसानों के साथ बैठक से नाराज होकर चले गए थे और उसके बाद पंजाब पुलिस ने कई किसान नेताओं ने हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया था। और इस पूरे घटनाक्रम से आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार का किसानों के प्रति दोहरा रवैया देखने को मिला है। पंजाब में खींचतान, किसान बनाम भगवंत मान। नाराज हुए किसान, क्या मना पाएंगे मान? पंजाब में भगवंत मान की सरकार और प्रदर्शनकारी किसान आमने सामने हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार से शुरू हुए सप्ताह भर के धरने के लिए चंडीगढ़ कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने रोक दिया। नाराज किसानों ने पंजाब भर में जगह जगह कई प्रदर्शन किए। बुधवार सुबह चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए किसानों को पंजाब पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर रोक दिया। पंजाब पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों को किसी भी कीमत पर चंडीगढ़ पहुंचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। टोटली पंजाब च पीसफुल है। जिथे किते कोई किसान आए ने उस एरिए की पुलिस ने उन्होंने रोक के साइड ते बिठा लिया। वो भी आराम नाल बैठे ने साइड ते सारे पंजाब दे विच जिहड़ी ट्रैफिक चल किसी कॉस्ट ते चंडीगढ़ असीं नहीं पहुंचण देवांगे। पूरी साडी सिक्योरिटी टाइट है। चंडीगढ़ जाने की अनुमति नहीं दिए जाने पर किसानों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों ने कहा कि जगह जगह पर पंजाब पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कुछ को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। भी मुख्यमंत्री मीटिंग के बीच उठ के चले गए और उन्होंने जाते हुए कह दिया कि आपकी जो पहले मांगे मानी है वो भी रद्द हो रही हैं। जो मीटिंग भी करते करते भगवंत मान जो वो सीएम है वो बीच में छोड़ के और चले गए, ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को चंडीगढ़ में प्रवेश करने से रोकने के लिए चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर अवरोधक लगा दिए। गहन जांच के कारण सीमा चौकियों पर मोहाली से चंडीगढ़ तक यातायात बाधित हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई और यात्रियों को असुविधा हुई। सियासी दलों ने इस मामले में मान सरकार पर हमला बोला है। जिस तरीके भगवंत मान ने किसान लीडरों को अपमानित किया, पंजाब में तो ऐसे माहौल बना रखा है जैसे कर्फ्यू जैसे हालात हो। आप किसानों की और खेत मजदूरों की बात सुनने को तैयार नहीं। अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे तो कौन उनसे बात करेगा जी? इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच बीते सोमवार को हुई बैठक बेनतीजा रही थी। इस बैठक के बीच से ही सीएम मान गुस्से में ये कहते हुए निकल गए कि चलो आप धरना ही लगा लो, आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। इस वाकये के कुछ घंटों बाद ही राज्य में किसान नेताओं की धरपकड़ शुरू हो गई। मंगलवार सुबह सुबह भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में पुलिस ने कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया। किसान नेताओं पर भड़के पंजाब के सीएम ने कहा, हर दिन रेल रोको, सड़क रोको। विरोध प्रदर्शन से पंजाब को काफी नुकसान हो रहा है, जिससे राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है और पंजाब धरना राज्य बनता जा रहा है। सीएम ने कहा कि उनकी नरम दिली को हल्के में न लिया जाए। पब्लिक नूं जो तंग करूं, कदे रेल रोको, कदे सड़क रोको, कदे पाइप रोको, कदे NHI दा प्रोजेक्ट रोको, इमीग्रेशन दे दफ्तरां मूहरे भी धरने देण लगे, सस नूहां दे झगड़ियां च भी आ गए। ये मतलब पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। SKM 30 से अधिक किसान संगठनों का एक समूह है और उसने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में 5 मार्च से चंडीगढ़ में एक सप्ताह तक धरना देने का आह्वान किया है। SKM MSP की कानूनी गारंटी, राज्य की कृषि नीति को लागू करने और राज्य सरकार द्वारा MSP पर 6 फसलों की खरीद की मांग कर रहा है। कुल मिलाकर पंजाब में किसान भगवंत मान सरकार के खिलाफ गुस्से में है और अभी ये आंदोलन लंबा चलने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TD न्यूज़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को पंजाब की आप सरकार से कहा कि वे आगे आएं और किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदें, जैसे कि उनके राज्य में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने पंजाब के सीएम को सुझाव दिया था कि उन्हें किसानों से बात करनी चाहिए और उन्हें आश्वासन देना चाहिए और बताना चाहिए कि वे MSP पर फसल खरीदेंगे। वे खरीद क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें खरीद करनी चाहिए, उन्हें किसानों को राहत देनी चाहिए। पंजाब के अंदर हमने वहां के मुख्यमंत्री को
जब उनको उकसाते थे वहां के किसान को ये लोग, मैंने तब भी कहा था भी आप उकसाइए मत, ये किसान के हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ मामला। तब भी सुझाव दिया था पंजाब सरकार को कि आप बात कम करिए, किसानों के बीच में जाइए और उनको आश्वस्त करिए, उनको जाकर के ये तो कहिए कि हम आपकी फसल को एमएसपी पर खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? खरीदनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए, उनको रिलीफ देना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आप किसानों के बीच में जाकर के उनके ऊपर लाठी ना चलाएं, आप उनको मजबूत करने का काम करें। मध्य प्रदेश में धान उपार्जन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने 25 टीमों का गठन कर प्रदेश भर में कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर की गई कार्रवाई में कई समितियों में व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें पद अधिकारियोयों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर, वेयरहाउस और राइस मिलों की संलिप्तता भी उजागर हुई है। और अब तक की जांच में 19,910.53 क्विंटल धान की हेराफेरी पकड़ी गई है, जिसमें शासन को करीब 5 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान है। ईओडब्ल्यू द्वारा 25 टीमें बनाकर प्रदेश व्यापी कार्रवाई की गई। बालाघाट, जबलपुर, डिंडोरी, रीवा, सतना, मेहर, सागर, पन्ना, ग्वालियर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, श्योपुर इत्यादि 12 जिलों की 150 उपार्जन समितियों एवं 140 वेयरहाउस को चेक किया गया। गुरुवार को ईओडब्ल्यू की टीम ने पाटन के सरौंद और भेड़ा घाट के तेवर स्थित खरीदी केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया और टीम ने धान खरीदी से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं और समितियों के कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। इस मामले में सोसाइटी, वेयरहाउस और ट्रांसपोर्टरों की मिलीभगत सामने आई है। मामले में 22 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में समितियों के प्रबंधक, केंद्र प्रभारी, ऑपरेटर, सर्वेयर और वेयर हाउस के संचालक शामिल हैं और अब तक 79 से अधिक उपार्जन समितियां पद अधिकारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस और राइस मिलों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मणिपुर में सुरक्षा बलों और वन विभाग की संयुक्त टीमों ने 2 अलग-अलग अभियानों में 50 एकड़ अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि पहला अभियान टेंगनोपाल जिले के लोईकोंग हिल रेंज में चलाया गया, जहां टेंगनोपाल पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत 40 एकड़ में फैली अवैध अफीम की फसल को नष्ट किया गया और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दूसरा अभियान कांगपोकी जिले के कोट जिम क्षेत्र में चलाया गया, जहां कांगपोकी वन विभाग और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने एनकेएम थाना क्षेत्र में 10 एकड़ में फैली अफीम की खेती को नष्ट किया और इसके अलावा 3 खेती की झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है और मौके पर ही उर्वरकों व रसायनों को जला दिया गया है। इस मामले में भी प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। भारतीय सेना ने फतेहावाली मोह, खानेतर, पुंछ में अक्षय ऊर्जा संसाधनों पर एक सूचनात्मक व्याख्यान आयोजित किया, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय को स्थायी ऊर्जा के महत्व और पारंपरिक संसाधनों की कमी के बारे में शिक्षित करना था। सत्र में पारंपरिक संसाधनों जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा की खपत की खतरनाक दर पर प्रकाश डाला गया, जिसमें सौर, पवन, बायोमास और ज्वारीय ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता पर बल दिया गया। व्याख्यान में पीएम कुसुम योजना जैसी सरकारी पहलों पर भी जोर दिया गया, जो कृषि क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती हैं, सिंचाई के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं, सब्सिडी का बोझ कम करती हैं और किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करती हैं। चर्चा में बढ़ती आबादी की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा की ओर रुख करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम का समापन अक्षय ऊर्जा अपनाने के माध्यम से एक टिकाऊ, ऊर्जा कुशल भविष्य बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर एक मजबूत संदेश के साथ हुआ। उत्तर प्रदेश के बरेली में भव्य और ऐतिहासिक फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है।
ये आयोजन 7 मार्च से 9 मार्च तक चलेगा, जिसमें 2 लाख से अधिक फूलों के पौधे लगाए जाएंगे। शो अपनी भव्यता और अनूठे फूलों की प्रजातियों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें दुनिया भर की विभिन्न प्रजातियों के फूल देखने को मिलेंगे। बरेली विकास प्राधिकरण ने इस खास पुष्प प्रदर्शनी के लिए रामायण वाटिका का निर्माण किया है, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम असम, मेघालय, नागालैंड और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम में सरसों और राई की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान आलू की खुदाई भी कर सकते हैं। असम में मूंग और उड़द की बुवाई के लिए उचित समय है। मेघालय की बात करें तो यहाँ किसान इन दिनों तैयार फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, लाई पत्ता और गांठ गोभी की कटाई करते रहे। मेघालय में अदरक और हल्दी की खुदाई भी जारी रखें। मेघालय के किसान इन दिनों टमाटर की नर्सरी तैयार करने का काम कर सकते हैं। नागालैंड में तैयार आलू और प्याज की खुदाई का काम करें। यहाँ के किसान गोभी, सरसों और राई की कटाई करें। मटर की तुड़ाई भी समय पर कर लें। मिजोरम में मिट्टी में मौजूद पर्याप्त नमी सुनिश्चित करने के बाद लोबिया बो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में साफ मौसम के दौरान मटर और धान की कटाई करें। कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित और सूखे स्थान पर रखें। ठंड और नमी की स्थिति में सरसों की फसल में पत्ती झुलसा रोग और सफेद रथुआ जैसे कवक रोग लगने का खतरा है। फसल में संक्रमण की रोकथाम के लिए उचित वायु संचार सुनिश्चित करें। अगर पौधों का घनत्व अत्यधिक हो तो फालतू पौधों को हटाएं। जब फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की फसल तैयार होने की स्थिति हो तो उस समय जड़ सड़न और अन्य कवक रोगों की आशंका रहती है। ऐसे में गोभी वर्गीय सब्जियों के खेतों में फालतू पानी जमा न होने दें। फसल में रोग या कीट लगने पर विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। अरुणाचल प्रदेश में मक्का के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें।
फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और मौसम खबर के बाद आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। राजकोट और धोराजी मंडी में इसके सौदों में बढ़त नजर आई, जबकि हाथरस और कानपुर मंडी में नरमी दर्ज हुई। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 5 मार्च को अरहर का भाव 6,790 रुपए था। 6 मार्च को इसमें 30 रुपए की तेजी आई और भाव 6,820 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। राज्य के धोराजी मंडी में भी अरहर के सौदे तेज भाव पर हुए। यहाँ 5 मार्च को अरहर का भाव 6,980 रुपए क्विंटल था, जो 6 मार्च को 25 रुपए बढ़कर 7,005 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में कमजोरी का रुख रहा। यहाँ 5 मार्च को अरहर का भाव 9,400 रुपए था। 6 मार्च को इसमें 20 रुपए की सुस्ती आई और भाव 9,380 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भी नरमी के साथ कारोबार हुआ। 5 मार्च को यहां अरहर का भाव था 9,940 रुपए। 6 मार्च को ये 10 रुपए गिरकर 9,930 रुपए क्विंटल रह गया। अरहर की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,02,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 69,54,000 टन अनुमानित है। बताते चलें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान सोयाबीन की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात करें तो गुरुवार को सोयाबीन के भाव चढ़ते उतरते रहे और कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। एगमार्क नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सोयाबीन का कारोबार भारी गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 5 मार्च को इसका भाव रहा 3,950 रुपए, जो कि 6 मार्च को 1,230 रुपए की कमजोरी के बाद 2,720 रुपए पर रह गया। जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में 5 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 3,875 रुपए, जो कि 6 मार्च को 125 रुपए चढ़कर 4,000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की मेहरोनी मंडी में 6 मार्च को सोयाबीन का भाव 100 रुपए बढ़कर 3,800 रुपए से 3,900 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में सोयाबीन के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 5 और 6 मार्च को सोयाबीन बिना किसी फेरबदल के 4,050 रुपए पर बिका। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 133,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था,
जिसे 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज तमिलनाडु के रानीपेट के अरक्कोणम में सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर में भाग लिया। सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीआईएसएफ ने हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राना को अमेरिका में एक और तगड़ा झटका लगा है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राना की भारत प्रत्यार्पण पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। आज प्रधानमंत्री जन औषधि योजना दिवस है। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर जन मिलन समारोह आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर गोरखपुर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। अपना कम्युनिटी एक्सपर्ट की टीम पहुंच चुकी है राजस्थान। आज हम आ गए हैं राजस्थान में यहाँ के मसालों की महक को लेने। यहाँ आने वाले समय में मसालों का निर्यात हमारे देश को एक अलग स्तर पर लेकर जाएगा। तो वर्ष 2025 का साल है, वो ओवरऑल सारे ही मसालों के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से एक अच्छा साल रहने वाला है। आई थिंक एक्सपोर्ट डिमांड जो है अगले महीने 2 महीने में काफी अच्छी रहने की उम्मीद है। जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की राय कि क्या कहते हैं वो, कि कैसे हम मसाला उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट की खास पेशकश राजस्थान से इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बेंगलोर आने के बाद तो मैं एक बार भी पेटीएम नहीं गया। एटीएम से नहीं निकले, एईपीएस से निकले हैं, आधार इनेबल्ड से। ये देखो मेरे अकाउंट में करीब 2.5 लाख रुपए थे, अब 523 रुपए बचे हैं। कितनी बार पैसे निकले? 10 बार पैसे निकले हैं। या तो गोपाल जी खुद गए थे उस दिन, या उनके जैसा दिखने वाला कोई आदमी गया था उस दिन। साइबर क्राइम की दुनिया में इस तरह के अटैक को हम अवेलेबिलिटी चैलेंज बोलते हैं। क्रिमिनल कई दिनों से मेरे पीछे था। देखिए साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। वो महिलाएं जिन्होंने संगीत की दुनिया में फहराया सफलता का परचम। हम दिल से जरा दामन बचाकर हम भी देखेंगे। वो फीमेल सिंगर्स जिनके टैलेंट का लोहा माना पूरी दुनिया ने। जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानना। साथ ही होली के रंगों से सजेगी रंग बिरंगी रंगोली। अरे होरी खेले रघुबीरा या वधु में होरी खेले रघुबीरा। महिला दिवस पर संगीत की दुनिया की सफल महिलाओं के गाए गाने और होली के रंग में भीगे गीत और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। रविवार 9 मार्च सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।